हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। तो भाई जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी सूचना ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और जितने भी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के थ्रू या इस क्लास के थ्रू कराए जाएंगे सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एनडीए, सीडीएस, एफकैट या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ में इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो डिफेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या इसके अलावा जितने भी असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसीज निकली हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, उनके लिए भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंडियन पॉलिटी के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं इन प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू और ये हमारा 15th प्रैक्टिस सेट जो है वो होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ करते हैं। क्या क्वेश्चन है? द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कंसेप्ट है वो इनमें से कौन सी कंट्री के अंदर ओरिजिन हुआ था या कौन सी कंट्री के अंदर स्टार्ट हुआ था? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मीनिंग क्या है? यानी कुछ ऐसी याचिकाएं जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए लगाई गई हैं। तो ये जो आपका कंसेप्ट है ये ओरिजिनेट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। यहाँ पे क्या है, मान लो आपने किसी आदमी के साथ अत्याचार होता हुआ देखा या आपने देखा कि यहाँ पे पब्लिक के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो उस बेसिस पे आप भी लिटिगेशन या याचिका दायर कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली, दूसरी या सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, इस तरीके से आपको बताना है। और अपना लोगो जो आप देख पा रहे हैं एग्जाम टॉक्स का लोगो है और हमारे मिस्टर शहीद सुभाष चंद्र बोस जी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ, सुभाष चंद्र बोस जी से, तो इस करके मैंने इनका जो फोटो है वो भी यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको बताना है कौन सी इनमें से स्टेटमेंट सही है। जुडिशियल टॉपिक से सारे क्वेश्चन हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिक्रीज एन ऑर्डर एंड एनफोर्सेबल थ्रू आउट इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये अधिकार है कि वो पूरे भारत के अंदर ऑर्डर जो है वो पास कर सकती है या पूरे भारत के लिए अपने कानून जो है वो देख सकती है या पूरे भारत के अंदर कोई भी अपराध होता है तो उनको सजा दे सकती है। द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स अर्लियर डिसीजन। क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है जो पहले उन्होंने डिसीजन लिए थे? मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई कानून को कह दे कि ये कानून आपका इनवैलिड है और बाद में उसी कानून को वैलिड करार दे दे, तो बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने डिसीजंस के ऊपर बाउंडेबल नहीं है, बाउंडिंग नहीं है, वो अपने पुराने डिसीजंस को चेंज भी कर सकती है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड तो है बिल्कुल सही। जो भी आपके ऑर्डर्स हैं वो पूरे भारत के अंदर लागू होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। In its power of judicial review, the Supreme Court can declare a law unconstitutional on of the objective underlying the Constitution। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल पावर के अंदर किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है? तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है ऑन द ऑब्जेक्टिव अंडरलाइंग द लॉ। ठीक है, पर यह स्टेटमेंट आपकी एग्जैक्टली सही नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूड्स नो एरिया फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूड, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूड करता है नो एरिया फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू कि हर एक चीज़ जुडिशियल रिव्यू के अंडर, हाँ जी होगी, हाँ जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आती। तो भाई जुडिशियल रिव्यू के अंडर जो है वो आती हैं, सारी की सारी चीज़ें नहीं आती, कुछ एक चीज़ें जुडिशियल रिव्यू से बाहर हैं, कुछ एक अंदर आती हैं। तो आपकी ये स्टेटमेंट भी गलत। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है द कॉन्स्टिट्यूशन अलोज प्रिवेंटिव डिटेंशन बट स्टिपुलेट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसको अलो करता है पर किस चीज़ को मना करता है? तो मैं यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस बताने की बजाय डायरेक्ट जो आंसर्स हैं उनके ऊपर आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलो तो करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन पर दैट नो वन शुड बी डिटेन्ड बियॉन्ड 3 months, पर उसमें यह भी लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता जब तक एडवाइजरी बोर्ड उसको अलाउड नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही होगी थर्ड की। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। एडहोक जज जो है सुप्रीम कोर्ट में वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? हु इज अपॉइंटेड एज द एडहोक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आपका एडहोक जो जज है, सॉरी, वो कौन अपॉइंट किया, मतलब किस व्यक्ति को आप एडहोक जज जो है वो बना सकते हैं? तो अगर हम बात करें ए सीटिंग जज ऑफ ए हाई कोर्ट,
जो क्वालिफाई है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक, उस बंदे को आप एडहोक जज बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एडहोक का मतलब क्या होता है? एडहोक का मतलब होता है भाई टेम्परेरी। तो आप है ना किसी भी बंदे को जो हाई कोर्ट का सिटिंग जज है और वो क्वालिफाइड है कि उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सके, तो उसको आप बना सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट कर्टेल द पावर ऑफ, कौन सा अमेंडमेंट है जिसने जुडिशियल रिव्यू की पावर को कर्टेल किया है, कम किया है? तो भाई कौन सा है आपका? तो इनमें से आपको अमेंडमेंट बताना है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, उसने क्या किया है? जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है उसको कर्टेल किया है। सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर थी, उसको कम किया है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है और नेक्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट उसी डिसीजन को चेंज कर दे, ठीक है, तो वो है जुडिशियल रिव्यू, कि हमने पहले ये डिसीजन लिया था पर अब हम ये इसको दोबारा देख रहे हैं और हम इसमें ये चेंज चाहते हैं या सेम भी उसको रख सकती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अंडर ए सिंगल इंटीग्रेटेड हायरकियल जुडिशियल सिस्टम हाई कोर्ट इन द स्टेट्स आर डायरेक्टली अंडर, जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्टली किसके अंडर आती हैं? तो आपको बताना है हाई कोर्ट किसके अंडर आती हैं डायरेक्टली। तो अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो भाई आपकी जो कोर्ट सिस्टम है भारत के अंदर वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। कैसा है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है और ये सारी की सारी कोर्ट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आती हैं, ना कि पार्लियामेंट या गवर्नर या प्रेसिडेंट, कुछ नहीं, सरकार का कोई रोल नहीं है। जुडिशरी जो है वो सेपरेट है एग्जीक्यूटिव से, ये आर्टिकल 51 कहता है। तो जुडिशरी जो हाई कोर्ट है या स्टेट्स के अंदर और है वो सारी सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती हैं। भाई पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगी यहाँ पे, एक तो सोल्व और दूसरी अनसोल्व पीडीएफ, दोनों दूंगा। सोल्व से ट्राई कर सकते हैं, अनसोल्व से ट्राई कर सकते हैं और सोल्व में देख सकते हैं कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। सेवंथ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। If a high court in India does not give the certificate to a case that it involves a substantial question of law, the Supreme Court, मान लो हाई कोर्ट जो है वो आपका सर्टिफाई ही ना करे किसी केस को, मतलब सीधी सी बात है सोल्व ना करें, तो सुप्रीम कोर्ट इनमें से क्या कर सकती है? ठीक है, If a high court in India does not give the certificate to a case that it involves a substantial question of law, the Supreme Court, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है भाई? मे हियर द केस, सुप्रीम कोर्ट जो है उस केस को सुन सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के लायक है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट उस केस को देख सकती है जो हाई कोर्ट ने आपका नहीं सुना या हाई कोर्ट उसको ट्रांसफर कर देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको इन स्टेटमेंट्स में से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट। द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट, क्या भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसको हटाते हैं सेम प्रोसीजर है हाई कोर्ट के जज के लिए? तो भाई अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटाया जाता है ना, सेम प्रोसीजर है हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का। तो पहली स्टेटमेंट सही है। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस ए परमानेंट जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी, इसमें क्या है, अगर मान लो कोई हाई कोर्ट का जज है वो रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके बाद वो दोबारा आपका काम नहीं कर सकता, तो भाई काम कर सकता है हाई कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, पर सुप्रीम वाले आगे काम नहीं कर सकते। तो आपका ये हो गया गलत, तो पहली ठीक है, तो ओनली वन जो है यहाँ पे सही होगा। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग, जो जुडिशियल एडवाइजरी जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके रिगार्डिंग आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बताना है। देखो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके रिगार्डिंग लिखा गया है आर्टिकल 143 में कि भारत के राष्ट्रपति के पास एडवाइजरी जुडिक्शन पावर है, वो किसी मुद्दे के ऊपर एडवाइस लेना चाहे सुप्रीम कोर्ट से तो ले सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, क्या ये कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है? जरूरी है कि अगर राष्ट्रपति उस पर किसी भी मैटर के ऊपर उसकी सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको दे। तो भाई ये बात अगर मैं बात बताऊं तो ये बाइंडिंग है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट से अगर सलाह मांगी गई है किसी मैटर को लेकर राष्ट्रपति के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर बात करें तो द फुल बेंच ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट हियर एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी जुडिक्शन, क्या जो फुल बेंच है वो उस हियरिंग को सुनेगा जो आपकी एडवाइजरी जुडिक्शन के अंडर आपकी पावर दी गई है? तो फुल बेंच की जरूरत नहीं है। द ओपिनियन गिवन, जो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है किसी भी जुडिक्शन के रिगार्डिंग वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, तो ये बात भी सही है, ठीक है। नोट मोर देन वन रेफरेंस एट ए टाइम कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट, क्या एक से ज़्यादा रेफरेंस नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट एक टाइम पे? तो ये गलत है, यानी फर्स्ट और थर्ड जो है ये आपकी सही है, फर्स्ट और थर्ड है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं 10th क्वेश्चन पे।
फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है। क्या इशू कर सकती है भाई? सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है। और आर्टिकल नंबर जो 32 है उसके अंदर लिखा गया है रिट्स के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए रिट जारी कर सके। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी रिट जारी करी जा सकती है अगर किसी पर्सन को इलीगल डिटेन कर लिया जाए। तो हैबस कॉर्पस जो है इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। ये रिट जारी करी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा अगर किसी पर्सन को इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया जाए। और ये जो डिटेंशन है और रिट जो है ये आर्टिकल नंबर 32 के अंदर मेंशन है। उसके बाद आते हैं 12th क्वेश्चन पे। आपको बताना है अंडर द रिट ऑफ मैंडेमस जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है इनमें से अगर मैंडेमस रिट जारी करती है। तो जो कोर्ट है डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू डू और नॉट टू डू, अगर मैंडेमस जारी करी है यानी जो कोर्ट है वो क्या करेगी, आपकी डायरेक्शन दे रही है गवर्नमेंट को कि ये आपको करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ये होता है मैंडेमस में। मैंडेमस में क्या होता है, कमांड करती है। क्या होता है, वी कमांड मतलब होता है मैंडेमस का, यानी कोर्ट कह रही है आपको कि ऐसा करो ऐसा ना करो। इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज ए बुलवर्क, इनमें से कौन सी रिट है जो आपके पर्सनल फ्रीडम को सपोर्ट करती है। तो पर्सनल फ्रीडम की अगर हम बात करें तो वो आपकी है हैबस कॉर्पस। ठीक है, क्या है, हैबस कॉर्पस। ठीक है, टू हैव द बॉडी यानी आपको आज़ादी है और आपको अगर कोई डिटेन कर लेता है तो उस मामले में आपको हैबस कॉर्पस रिट जारी करवा के छुटाया जा सकता है। 14 क्वेश्चन है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट में बी इशूड, फंडामेंटल राइट्स को इशू कराने के लिए कौन सी रिट जारी करी जा सकती है। तो अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हैबस कॉर्पस जो है वो जारी कराई जा सकती है। मान लो आपके पास है राइट टू फ्रीडम, राइट टू मूव, राइट टू स्पीक, तो ये सारी की सारी हैबस कॉर्पस के अंदर है, आपको डिटेन नहीं कर सकती। अगर डिटेन करती है तो यानी आपके फंडामेंटल राइट्स हनन हुए हैं, तो ये रिट आपकी जारी करी जा सकती है। नेक्स्ट है, आपको बताना है द अप्रोप्रिएट रिट इशूड बाय कोर्ट टू क्वेस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। मान लो एक रिट जारी करी जाती है जिसके अंदर किसी भी पर्सन की अपॉइंटमेंट जो है उसको क्वेस्ट कर दिया जाए। तो कौन सी रिट है जो आपकी किसी भी अपॉइंटमेंट को क्वेस्ट कर सकती है, ठीक है, या रद्द कर सकती है। तो भाई आपको बताना है, जल्दी बताओ बता सकते भाई। तो वो है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो, इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप इस पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं तो किस अथॉरिटी से बैठे हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। हैबस कॉर्पस का मीनिंग क्या है, हैबस कॉर्पस जल्दी बताएं। ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। ये हैबस कॉर्पस, हैबस कॉर्पस अगेंस्ट सिर्फ अवेलेबल है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के, यानी हैबस कॉर्पस किसी प्राइवेट के अगेंस्ट ही आप जारी कर सकते हो। क्वो वारंटो, क्वो वारंटो की अगर आप बात करें, यार इसके मैंने ऑप्शन मिस कर दिए तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, फिर ए ऑप्शन जो है वो आप कर देंगे 1 2 3 4 और यही आपका सही है, बाकी ऑप्शन नहीं लिखूंगा, टाइम कंज्यूम हुआ। क्वो वारंटो की अगर बात करें, क्वो वारंटो ये आपके अवेलेबल हैं सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स के थ्रू। प्रोहिबिशन अवेलेबल हैं आपके ऑटोनोमस बॉडीज, जो आपकी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं उनके अगेंस्ट ये रिट जारी करी जा सकती है। सर्टियोरारी आपकी पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं उनके अगेंस्ट जारी करी जा सकती है। आपको बताना है भारत के अंदर कितनी हाई कोर्ट्स हैं एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 25 हाई कोर्ट्स हैं। कितनी हाई कोर्ट्स हैं भाई, 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट। नेक्स्ट अगर बात करें रिटायरमेंट एज कितनी होती है जजेस ऑफ हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज है 62, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है आपकी 65 रिटायरमेंट एज है जजेस की। आपको बताना है विच इज़ द हाइएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में हम देखें तो फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल यानी किसके सामने आप याचिका लेके जा सकते हैं, कोई चीज़ आपको समझ ना आए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखी है, तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के पास है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ की इंटरप्रिटेशन कर सकती है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखी है और समझ ना आए कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है एन अपील शेल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट इफ। अगर आपकी अपील जो है फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट इफ एन अपील शेल लाई टू द सुप्रीम, आप अपनी अपील को लेके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर आपकी जो जजमेंट है हाई कोर्ट के अंदर क्या नहीं होती, इनमें क्या हो जाता है उस केस में। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या आएगा, हैज़ एन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटी
एक्विटियल ऑफ एन एक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। अगर मान लो किसी को डेथ पनिशमेंट मिल गई तो हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। सर्टिफाइज दैट द केस, कि आपको ये लगता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट के लायक है, ये भी बात बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं उसको। हैज़ विड्रॉन फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट एंड हैज़ कन्विक्टेड द एक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस। अगर मान लो किसी बंदे को सेंटेंस ऑफ डेथ हो जाए, यानी फांसी की सजा दे दी जाए, तो भी डायरेक्ट जा सकता है। यानी हर एक केस ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के लायक है और उसको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है, लेके जाया जा सकता है, अपील करी जा सकती है, तो सारे केसेस में करी जा सकती है भाई। टू एंश्योर इम्पार्शियलिटी, किसी के साथ भेदभाव ना हो, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं और अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको प्रैक्टिस के लिए मना किया गया है। लॉ अब बात करी गई है, आर डिबेट प्रैक्टिसिंग लॉ, किसमें, इनमें से आपको बताना है कौन सी कोर्ट में, इन एनी कोर्ट। जो आपके रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं या जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भारत की किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट। वहाँ पे एज ए जज का काम, एज ए वकील का काम नहीं ले सकते, उनके ऊपर रोक है इस चीज़ की। किसी भी कोर्ट में, ऐसा नहीं है कि उसी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मीनिंग क्या है आपको बताना है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मीनिंग क्या है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मीनिंग है द कोर्ट दैट प्रिजर्व, वो कोर्ट जो सारे के सारे रिकॉर्ड प्रिजर्व करती है, उसका मीनिंग है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट है आपका 24वां क्वेश्चन, बिसाइड्स इट्स परमानेंट सीट एट दिल्ली द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो मीट। देखो दिल्ली के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट मिल सकती है, कहाँ मिल सकती है, एनी अदर प्लेस, कहीं भी मिल सकती है जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करे राष्ट्रपति के साथ कंसल्ट करके कि हम तो भाई सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के लिए मीटिंग वहां पे करना चाहते हैं, वहां पे इस केस की सुनवाई करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर अपना एक क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन नॉट बी फाइल्ड, कौन सा केस इनमें से डायरेक्टली फाइल नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। डिस्प्यूट, जब दो या दो से ज्यादा स्टेट बाई डायरेक्ट जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये तो हो गया आपका गलत। ठीक है, ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट है, अगर फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिए गए हैं तो ये भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इफ वंस प्रॉपर्टी इज फोर्सिबली, एक आदमी की प्रॉपर्टी किसी दूसरे ने हड़प ली, तो इस केस में हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते, हमें अदर कोर्ट्स के थ्रू वहां तक पहुंचना होगा। अगर केस लायक होगा तो ही हमारा केस वहां पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या आएगा, अपना जो है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट एन एलिजिबिलिटी, इनमें से कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट की, तो उसको 5 साल कम से कम काम किया होना चाहिए एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। क्या ये क्वालिफिकेशन नहीं है, बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सही भाई, मिनिमम 5 साल एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट अगर वो काम करता है तो ही अपॉइंट किया जा सकता है। हमें बताना है नोट, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं चाहिए। मस्ट हैव अटेंड, उसकी कम से कम आयु 55, भाई मिनिमम एज तो है ही नहीं, तो यही आपका हो गया। कोई भी मिनिमम एज नहीं है, मैक्सिमम एज है रिटायरमेंट की सुप्रीम कोर्ट के अंदर 65 और 6 विच एवर इज अर्लियर, यानी या तो मैक्सिमम वो 6 साल वहां पे काम कर सकता है या उसकी उम्र 65 साल होगी तो उसको रिटायरमेंट दी जा सकती है। जुडिशियल रिव्यू फंक्शन जो है, इसका मीनिंग क्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग क्या है भाई, आपको सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बताना है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है एग्जामाइन द कंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कि किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं ये चेक करना आपका जुडिशियल रिव्यू है, और ये फंक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपकी करती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को लेके, तो आपके पास 4 स्टेटमेंट है और इन चारों में से अगर हम बात करें तो आपकी जो स्टेटमेंट, इट इज बाउंड बाय अर्लियर डिसीजन एंड कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने अर्लियर डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकती, ये स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है। ऐसा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने पुराने डिसीजंस को चेंज कर सके, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास दी गई है, वो कर सकती है, पर ऐसा जो ये डी स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड द डिस्प्यूट, अगर मान लो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनमें से किसके इलेक्शंस में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। प्रधानमंत्री के, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, भाई सभी के। अगर मान लो कोई केस कर देता है, राष्ट्रपति गलत तरीके से इलेक्शन जीता है या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो उन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट्स को हैंडल करेगी, देखेगी और उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है सुप्रीम कोर्ट को लेके, इट हैज़ ओनली, क्या उसके पास अपीलेट जुरिडिक्शन है,
या हाईएस्ट फेडरल कोर्ट है इंडिया की, या इसके पास ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन को ये अमेंड कर सकती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपकी ये जो है हाईएस्ट फेडरल कोर्ट है इंडिया की, और 1937 में जब सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया उस टाइम इसका नाम क्या था, फेडरल कोर्ट ही था। 1950 में इसका नाम रख दिया हमने सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन। इनमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी जुडिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंडर आती है। सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट, या स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट, या फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो मामला है वो दोनों कोर्ट्स के पास है पावर। तो आपकी अगर बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं और हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की देखें बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम। जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो आपके ए जजेस ऑफ द सुप्रीम जजेस ऑफ द जज, ये यार यहाँ पे क्वेश्चन में भी थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है। सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ से ली जाती है, तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इन जजेस की या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी पे करी जाती है। जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कितने टाइम तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, तो 65 ईयर्स, और अगर वो ज़्यादातर 6 साल उस पद पे बैठे हैं तो भी उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, या 65 साल उनकी उम्र होगी तो। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सही स्टेटमेंट बतानी है। तो अगर हम बात करें 34th क्वेश्चन की, तो 34th क्वेश्चन में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम द कंट्रोल। हाँ बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया की वो फ्री है आपके इन्फ्लुएंस से, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो स्टेटमेंट 1 सही है। सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर एट द हेड ऑफ जुडिशियल हायरकी ऑफ द स्टेट। क्या सुबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो स्टेट की हायरकी के अंदर आते हैं? नहीं भाई, वो किसके अंडर आते हैं, वो आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही अंडर। कोई स्टेट की हायरकी यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें, चीफ जस्टिस और अदर जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। गलत बात है, ये गवर्नर के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके। यहाँ पे गवर्नर आने की वजह से गलत हो गया। तो फर्स्ट हमारा सही था। अब देखते हैं, ए हाई कोर्ट कैन विड्रॉ ए केस फ्रॉम सुबॉर्डिनेट कोर्ट एंड कैन डील विद द केस इटसेल्फ। अगर हाई कोर्ट को लगे कि ये सुबॉर्डिनेट कोर्ट का केस नहीं है तो वो अपने आप वहाँ से केस लेके डील कर सकती है उस केस को। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट और फोर्थ हमारा यहाँ पे सही होगा। 35th क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो आपको बताना है इनमें से कौन सी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जा सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अपील कैन नॉट बी लॉज विद द सुप्रीम कोर्ट। तो इन 4 में से बताना है आपको। तो 35th अगर हम बात करें, 35th क्वेश्चन में आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जा सकते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ए सेंटेंस इन ए क्रिमिनल केस गिवन बाय द लोअर कोर्ट एंड कन्फर्म बाय हायर कोर्ट। हाँ, जो सेंटेंस या जो सजा लोअर कोर्ट ने दी है उन केसेस को आप हाई कोर्ट में लेके जाओगे, ना कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, बाकी डेथ सेंटेंस आ गया तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट देख सकती है इस मामले को भी। ठीक है, उसके अलावा हाई कोर्ट आफ्टर विड्रॉइंग ए केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट हैज़, मान लो हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट से तो केस ले लेती है, उसके बाद डेथ सेंटेंस देती है तो भी हम उसको सुप्रीम कोर्ट में लॉज कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं उस केस के लिए। आपको बताना है इसमें ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसमें देखते हैं 36 में आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ ओरिजिनल जुडिक्शन के अंडर आती है। सिविल मैटर्स में डिस्प्यूट, क्रिमिनल मैटर्स में, मर्डर में डिस्प्यूट, या डिस्प्यूट 2 स्टेट्स के बीच में और इंडियन यूनियन के। तो यही आपका सही है। ठीक है, आगे आपने को जाने की जरूरत ही नहीं है। चीफ जस्टिस और अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट से। पर किस तरीके से, अगर हम एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास करते हैं, ठीक है, एन एड्रेस बाय ईच हाउस सपोर्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, यानी 2/3 मेजोरिटी हो उस हाउस की, और लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, उसके बाद प्रेसिडेंट उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दे, तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकते हैं। ठीक है, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली। जो जज है सुप्रीम कोर्ट का वो किस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है? अगर उसने मिसबिहेव किया हो या वो इनकेपेबल हो काम करने में, उस केस में। आपको बताना है इनमें से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर, ये भारत के चीफ जस्टिस थे। बिल्कुल सही बात है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर।
क्या रह चुके हैं? नहीं भाई ये नहीं रहे, मैंने नहीं सुना, सॉरी। ठीक है, ये नहीं रहे। जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रोजिनेटर ऑफ, हाँ इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो मामला इन्होंने सुलझाया था, यही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फाउंडर आप कह सकते हो। तो स्टेटमेंट 2 जो है वही आपकी सही होगी, यहाँ पे करेक्ट आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें कहा गया है व्हेन कैन द सैलरीज, किस टाइम जजेस की सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट के वो कम करी जा सकती है। तो आपकी अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो उस समय में इनकी जो सैलरी है वो कम करी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, अदरवाइज नहीं करी जाती। सुप्रीम कोर्ट वो सेटअप, सुप्रीम कोर्ट कौन से कानून के तहत सेटअप किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेटअप किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पर वो कोलकाता के अंदर था। कहाँ पे भाई? कलकत्ता के अंदर सेटअप किया गया था। दिल्ली वाला किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बना कब? एस्टिब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से बताना है विच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो सक्सेसफुली, इनमें से कौन सा जज ऐसा है जिसका इम्पीचमेंट होना था पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो आपको इनमें से 4 ऑप्शंस में से बताना है। वो थे जस्टिस रामास्वामी, रामास्वामी के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट किया गया पर वो आपका राज्यसभा में उस टाइम कामयाब नहीं हो पाया, 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली जिसकी वजह से इनको नहीं हटाया गया बाद में। इफ द पार्लियामेंट पासिस ए लॉ विच इज अगेंस्ट, मान लो पार्लियामेंट कोई कानून पास कर दे जो संविधान के खिलाफ है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। कोई सिविल केस है, वो किस कंडीशन में आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए फिट बैठ सकता है? इन चारों में से इट इन्वॉल्व्स, अगर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में हो उस केस में नहीं भाई, वो हाई कोर्ट भी देख सकती है। द हाई कोर्ट सर्टिफाइज, अगर हाई कोर्ट को लगे कि यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है, क्या कहना चाहता है इस बात पे कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो करना चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हाई कोर्ट अगर सोचती है ऐसा तो वो आपका देखेगा सुप्रीम कोर्ट। पैसे पूसों से रिलेटेड तो है ही नहीं भाई आपका ये केस। जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में और बेंच विद एडवाइजरी ओपिनियन जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, तो उसमें मिनिमम कितने जजेस होने चाहिए जो राष्ट्रपति की सलाह वाले बेंच के अंदर बैठते हैं? तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति की सलाह वाले बेंच में जो बैठते हैं 1/2 ऑफ द टोटल, जितनी भी स्ट्रेंथ होगी ना लोग वो सुप्रीम कोर्ट की, उसके 1/2 जो है आपके मेंबर्स होने चाहिए जो आपके डिसाइड करेंगे कि राष्ट्रपति को ये सलाह दी जाए। जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? वो अपॉइंट किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, पर किसकी सलाह पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है उसकी सलाह के ऊपर उनको अपॉइंट किया जाता है। तो बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड आउट ऑफ द जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जिनको सही माने उनके नाम सजेस्ट कर सकती है। द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं कि किस तरीके से प्रोसीजर होगा सुप्रीम कोर्ट का और क्या प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, आर्टिकल 145 में जो कहा गया है वो कौन बनाता है? तो वो आपके कौन बनाता है भाई? अगर हम बात करें इस चीज़ की तो ये बनाती है सुप्रीम कोर्ट, पर राष्ट्रपति की अप्रूवल के साथ में अपने प्रोसीजर और प्रैक्टिस के रूल सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करती है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है कौन सी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू इश्यू रिट, क्या सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है रिट को जारी करने की वो कम है हाई कोर्ट से? तो बिल्कुल सही बात है, कम है। हाई कोर्ट अदर केसेस में भी रिट जारी कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी, पर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में कर सकती है। ए सिटीजन इज़ फ्री टू अप्रोच, अगर कोई सिटीजन जो है वो फ्री है अप्रोच करने में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वोलेट किए गए हैं तो दोनों केस यहाँ पे सही हैं। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, जो लॉ डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने वो भारत की सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है, तो ये बात भी सही है, यानी ABC या 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वॉचडॉग है सिटीजन्स की आज़ादी के लिए, इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, सही नहीं है बताना है। प्रोटेक्ट करता है DPSP को, या इलेक्टोरल डिस्प्यूट जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है उनको देखता है, सेटल करता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इनमें से आपको कौन सा सही नहीं लगा? तो भाई ये आपका DPSP को तो नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, DPSP के रिलेटेड कोई भी कानून बना सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सॉरी पार्लियामेंट, ठीक है।
जो सैलरी है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, इनको कभी भी कम नहीं किया जा सकता, या इनको कम किया जा सकता है जब ये ऑफिस में है, या फिक्स करता है प्रेसिडेंट, या इनको कम किया जा सकता है पर किस टाइम, जब आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो। तो ये बात आपकी सही है। इनकी जो सैलरी है वो इनके टर्म ऑफ ऑफिस में कम नहीं करी जा सकती, पर कब करी जा सकती है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो मेंशन है आर्टिकल नंबर 360 के अंदर। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 360 में। तो भाई जिन भी स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए जाएं और यहाँ से जाके अपनी पीडीएफ जो है ले सकते हैं। सोल्व पीडीएफ आपकी करा दी गई है और स्पीड थोड़ी सी आज मैंने ज़्यादा रखी है, तो उसके लिए सॉरी भाई। आगे से जो क्लासेस हैं उनको थोड़ा सा आराम से लेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया था और मेरा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँ बिना टाइम वेस्ट किए। आगे से क्लासेस को थोड़ा सा शांत तरीके से लेने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।